12th class, we are discussing about the chapter 8 human health and diseases. ह्यूमन हेल्थ के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और इस चैप्टर में हम कई सारी डिजीजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक छोड़ा था टाइप्स ऑफ डिजीजेस, मतलब वहां तक हमने रखा था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ वापस। कंजेनाइटल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो जन्म से पाई जाती हैं, फ्रॉम द बर्थ, इन्फेंट्स के अंदर पाई जाती है, बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल बीमारियां या कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। ये 3 कारणों से, 3 रीजन से हो सकती हैं। फर्स्ट, सिंगल जीन म्यूटेशन के, जैसे कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो सिंगल जीन के म्यूटेशन के द्वारा हो जाती हैं। सेकंड, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या घट गया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो ये क्रोमोसोम एब्रेशन की बीमारियां हैं। थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे के अंदर जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। बच्चों, जो एक्वायर्ड जो डिजीजेस हैं वो हमारी लाइफ जीने के दौरान हमारे अंदर आ जाती हैं, तो उन्हें हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। उनमें से कई ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती है, कई ऐसी है जो लाइफ स्टाइल के कारण से हो जाती है, कई ऐसी है जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उनके कारण से हो जाती हैं। तो इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल और इंफेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। बच्चों, जो कम्युनिकेबल या इंफेक्शियस जो बीमारियां हैं, ये एक से दूसरे व्यक्ति में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन दे कैन ट्रांसमिट, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। साथ में बैठने से, खाना खाने से, ठीक है ना। तो किसी एक ने अगर मान लो अपनी ड्रॉपलेट्स रिलीज किए छींकने के दौरान, तो वो दूसरे ने इनहेल कर ली, तो ऐसे भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के द्वारा भी हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल कहते हैं। सेकेंड लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन के अंदर ही रहती है और वहां से किसी दूसरे में स्प्रेड नहीं होती है, ट्रांसमिट नहीं होती है, तो दे आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूंगा। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनमें कई सारे टाइप्स हैं, तो इसको देखते हैं हम। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए है ऑर्गेनिक डिजीजेज, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिजीजेज। सेकंड बी जो है वो है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिजीजेज। और फिर सी डिजीजेज ड्यू टू हाइपो और हाइपर सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ऑफ हॉर्मोन। और डी है एलर्जीज, और ई है कैंसर। हाँ, 12th क्लास ध्यान से देखिए, पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन करना और समझना ज्यादा बेटर रहता है बजाय इससे कि ऐसे ही इसको लगातार बोले जाना, है ना। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं। हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिवाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनिक डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज कहते हैं बच्चों किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कोई माल फंक्शनिंग हो गई है, ऑर्गन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, वहां कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है? ऑर्गेनिक डिजीज के अंदर आ जाता है। मान लो किसी को किडनी प्रॉब्लम हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक डिजीजेस कहलाती हैं।
सेकंड लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी बच्चों हमारे खाने की थाली में हमारी जो फूड है, हमारा जो मील है, उसके अंदर सभी जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। अगर ये सब हमारी डाइट के अंदर है तो हम जो डेफिशिएंसी जो डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनसे कभी भी हम अफेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे अंदर वो बीमारियां कभी नहीं होंगी। तो कई लोग ऐसा होता है कि लंबे समय तक उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी रह जाती है, या लंबे से लॉन्ग टाइम तक उनकी डाइट में विटामिन की कमी रह जाती है, मिनरल्स की कमी रह जाती है किसी पर्टिकुलर, तो फिर उसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेज में विटामिन मिनरल्स की कमी से, प्रोटीन की कमी से जो है बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं डिजीजेज ड्यू टू द हाइपो और हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। बच्चों हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, दे रिलीजेस द हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, दे रिलीजेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड देयर हार्मोन्स। ओके बच्चों, और हार्मोन्स हमारे जो है काफी सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको वो कंट्रोल रेगुलेट करती हैं। ओके बच्चों, तो हॉर्मोन्स के कई बार हाइपो सिक्रेशन से, जैसे कि मान लो थायरॉक्सिन कम सीक्रेट होता है अगर बच्चों के अंदर, तो उससे क्रेटिनिज्म हो जाती है, बड़ों में मिक्सोडीमा हो जाता है, तो इसे हम हाइपो सिक्रेशन कहते हैं। तो इससे कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चों का। ठीक है, कई बार क्या होता है बड़ों के अंदर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होता है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती हैं, व्यक्ति जो भी खाता है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है, तो इस बीमारी को हम एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होती हैं? हाइपर सिक्रेशन की वजह से हो जाती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं हम एलर्जीज। बच्चों एलर्जी एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि रिजेक्शन रिएक्शंस पाई जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रेस्पॉन्सेस शो करता है एक्सटर्नल एजेंट्स के लिए, पैथोजेंस के लिए, फॉरेन एजेंट्स के लिए, बाहरी एजेंट्स के लिए। ठीक है ना, कई बार इम्यून रेस्पॉन्सेज में एलर्जीज भी आ जाती हैं। तो कई बार कई व्यक्तियों को धूप की वजह से एलर्जी रहती है, कई लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, वो उनकी ग्रोथ में रोल प्ले नहीं कर पाता है। कई लोगों को जो गेहूं के अंदर, वीट के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उससे एलर्जी हो जाती है। तो गेहूं की डाइट लेने से उनमें ग्रोथ नहीं होती, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो डॉक्टर फिर उन्हें गेहूं का खाना खाने के लिए मना करते हैं। फिर उसके लिए दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो उनको सजेस्ट किया जाता है। गेहूं की जो एलर्जी है बच्चों, वीट की एलर्जी से जो बीमारी होती है उसे सीलिएक कहते हैं। फॉर योर नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सीलिएक डिजीज कहते हैं। ठीक है, सीलिएक डिजीज, तो इसमें क्या है, ग्रोथ नहीं होती, पूरी बॉडी का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कैंसर। बच्चों कैंसर क्या है कि जो कैंसर है इसके अंदर हमारी जो पर्टिकुलर बॉडी के कुछ कोई हिस्से में जहाँ कैंसर है, तो वहां पर जो सेल्स है वो इरेगुलरली डिवाइड होना, अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन करना शुरू कर देती हैं, और थोड़े समय में वहां पर ट्यूमर या टिश्यू की ग्रोथ बहुत एक्सेस में हो जाती है, तो इसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर बच्चों हेरिडिटिक भी होता है वैसे, लेकिन जनरली कई बार लाइफ स्टाइल की वजह से, कई बार जैसे रेडिएशन के कारण से, हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में ज्यादा रहने से, नशा वगैरह करने से भी क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये सब किस में आते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, जो एक पर्सन के अंदर ही रहती हैं, वहां से ट्रांसमिट नहीं होती किसी और को। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन।
हम्म। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, कम्युनिकेबल डिजीज। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट, एक पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, के जो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो बीमारियां स्प्रेड होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। पॉसिबल है बच्चों, पॉसिबल ऐसा है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें, हम हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग एरिया में स्वच्छता रखें, क्लीन कंडीशंस रखें, ठीक है, सैनिटेशन रखें, हाइजीनिक कंडीशंस रखें। अभी कोरोना पीरियड में देख लो, मैं ये कह रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि घर से बाहर जब भी या कहीं भीड़ में है तो आप अपने जो हाथ हैं वो अपने नाक के और आंख के ना लगाएं, कोशिश करें, अवॉइड करें इसको, क्योंकि जो इन्फेक्शन जाएगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो आपके हाथों से ही जाएगा। जब आप आंख को रब करेंगे, नाक को रब करेंगे तो वो इन्फेक्शन वैसे ही जाएगा, और गया है, ऐसे ही गया है। मास्क लगा रहे हैं लोग, लेकिन मास्क लगाने के बावजूद भी मास्क के अंदर वो इन्फेक्शन लगा रहे हैं, अपने अंगुलियों को लगा रहे हैं वहां पर, तो मास्क लगाने के बाद भी वो सेफ नहीं हो पाते हैं। तो डिस्टेंस रखें और सिर्फ नाक और आंख के हाथ ना लगाएं, मुंह के भी अवॉइड कर सकते हैं आप, तो इससे आप इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। तो साफ सफाई रख के, हाइजीनिक कंडीशंस रखकर, हाथों को नाक, आंख और मुंह के टच करने से अवॉइड करके, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रॉपर जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, अपने आप को इम्यूनाइज करके हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं रेजर्वोयर ऑफ इंफेक्शन फॉर पैथोजेंस। रेजर्वोयर क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो एरिया जहां पर इंफेक्शन रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां रिसाइड करते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, और इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं उनके अंदर भी हो सकता है, तो वो भी एक रेजर्वोयर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो रेजर्वोयर हैं उनको वहां थोड़ा टाइम टू टाइम ध्यान रखें, आप कहीं का भी इंफेक्टेड वाटर ना पिए, कहीं भी बाहर है तो ध्यान रखें पानी साफ हो, ठीक है। जिस एरिया में कई बार कुछ इंफेक्शियस जो पैथोजन है वो हवा में भी होते हैं, किसी व्यक्ति के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वहां भीड़ में बैठे होते हैं तो वहां इंफेक्शन आ सकता है अपने अंदर। तो ऐसी जगहों पर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपने नाक, आंख और हाथ को, सॉरी, नाक, आंख और मुंह को हाथों से टच करने से अवॉइड करें। तो इतना करके आप अपने आप को बचाए रख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा खाने से पहले आप अपने हैंड वॉश जरूर कर लें। कई बार क्या होता है, अपने हाथों से ही फूड के थ्रू चला जाता है, ठीक है। फूड जब पकाया जाता है तब वो डिसइंफेक्ट हो ही जाता है, तो प्रॉपरली पकाना जरूरी है फूड को, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा है, टाइमली क्लास में आया करें आप लोग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज। फर्स्ट लेते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मैं पॉइंट सारे लिखूंगा बच्चों, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए सारी चीजें।
हाँ बच्चों, अपन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस को समझेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को ध्यान से देखिए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी समझेंगे इसके बाद में। डायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखिए आप, ठीक। कई बार क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली अपने अंदर आता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। कैसे? सबसे पहले लेते हैं कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अपन साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो वो हमारे अंदर डायरेक्ट इन्फेक्शन आ जाता है। सेकंड लेते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है कि जो लंग्स में किसी के इन्फेक्शन है, नेजल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन है, तो जब छींकता है या खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं नेजल मेम्ब्रेन से वो रिलीज होते हैं। तो उनके अंदर जो वायरसेज है वो फिर हम जब इनहेल करते हैं एयर को, तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वो हमारे अंदर चली जाती है और इन्फेक्शन, जैसे कि जनरल जो वायरल फीवर है, एक को घर में होता है तो सर्दियों में स्पेशली, तो सबको धीरे धीरे हो जाता है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्टेक्ट विद सॉइल। दोस्तों कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रिसाइड करते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल उनका रिजर्वोयर है। तो कई बार जब हम चोट लगती है हमारे रोड पर गिरने से, सॉइल में कोई गिरने से लग जाती है, हमारे इंजरी हो जाती है, तो उस वुंड के थ्रू जो है वो जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, जैसे कि टिटनस। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी चोट लगती है टिटनेस का जो है इंजेक्शन लगाइए। तो इसका रीजन ये है कि कहीं टिटनेस जो है, बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में नहीं आ जाए, और आ गया है तो वो इन्फेक्शन ना कर पाए। नेक्स्ट लेते हैं एनिमल बाइट। कई बार क्या होता है कि एनिमल्स के जो लार है, एनिमल्स की जो सलाइवा है, वहां पर इंफेक्टेड पैथोजन या वायरसेस रहते हैं, जैसे कि रेबीज, ये कुत्तों के काटने से, डॉग के बाइट करने पर हो जाती है। तो उनकी सलाइवा के अंदर वो वायरस होता है, काफी महीनों तक पड़ा रहता है। तो जब भी वो किसी पर्सन को इंजर्ड करते हैं, काटते हैं, तो वो फिर हमारे अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। तो एनिमल बाइट से भी इन्फेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं थ्रू प्लेसेंटा। कई बार क्या होता है तो मदर के अंदर कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो जब उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो मदर के ब्लड से डायरेक्टली वो फीटस के ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये बच्चों डायरेक्ट इन्फेक्शन के मोड हैं। अब मैं आपको, हाँ, अब अपन लेते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। सेकंड है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फर्स्ट है आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड वेक्टर, व्हीकल बोर्न, एयरबोर्न, नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मिक बोर्न, नेक्स्ट लेते हैं अनक्लीन हैंड, और नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन कैरियर। बच्चे ध्यान से देखिए, जो सेकंड जो मोड है वो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को ध्यान से देखिए, आपको बोर्ड पर पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे कि इनडायरेक्ट, मान लो किसी माध्यम के थ्रू, किसी वेक्टर के थ्रू, किसी कैरियर के थ्रू अगर इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं।
तो इसमें बच्चों कई सारे तरीके हैं। फर्स्ट है आर्थ्रोपोड, कि बच्चों जो मॉस्क्यूटो है, कई सारे जो आर्थ्रोपोड है, मॉस्क्यूटो हैं, उनके द्वारा जो है बीमारियां ट्रांसमिट होती है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स कहते हैं। सेकंड लेते हैं व्हीकल बोर्न मेथड। व्हीकल बोर्न मेथड मतलब कोई कोई भी दूसरा एनिमल है वो उसका माध्यम है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है एक से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसमिशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एयरबॉर्न। कई बार बच्चों इन्फेक्शन जो है एयर के अंदर पाया जाता है, हवा के अंदर होता है, और एयर से क्या है हमारे अंदर वो इन्फेक्शन आ जाता है, तो इसे हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फॉर्मिट बोर्न। फॉर्मिट बोर्न का मतलब क्या है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं घरों के अंदर, जैसे कि जो दरवाजे हैं उनके जो नॉब्स हैं, दरवाजे हो गए, कीबोर्ड, आपके जो कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वहां पर कोई पहले व्यक्ति बैठा था, वहां कोई उसने जब छींका या खांसा, वहां इन्फेक्शन रह गया, वायरस या बैक्टीरिया वहां रह गए, और आपने वहीं वापस हाथ रखा और फिर उसी हाथ से आपने आंख को या नाक को रब किया, तो इन्फेक्शन आपके अंदर चला गया। तो आर्टिकल्स मतलब जो घरों में जो आर्टिकल्स है उनके थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्मिट बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अनक्लीन हैंड्स। कई बार हम इन्फेक्टेड हाथों से ही हम धोते नहीं है, उनको वॉश नहीं करते हैं, सीधा खाना खा लिया हमने, ठीक है ना, खाने की जो चीजें हैं, आर्टिकल्स है, उनको हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमारे हाथों के थ्रू भी इन्फेक्शन जाता है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन कैरियर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ ह्यूमंस की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होती है, तो जो इन्फेक्शन करने वाला जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से वो कर नहीं पाते इन्फेक्शन, तो वहां कोई अफेक्ट नहीं कर पाते उनको। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर कैरियर होता है, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन तो है, लेकिन वो खुद इतना स्ट्रांग है, इम्यून है, कि उसको वो बीमारी नहीं हो पा रही है, लेकिन वो अब कैरियर है, तो उसके थ्रू वो बीमारी ट्रांसमिट होती रहती है। तो ये कुछ एक मेथड थे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब बच्चों अलग अलग बीमारियां कौन कौन सी हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसमें तो फर्स्ट है वायरल, वायरल डिजीजेज। सेकंड rickettsial diseases। थर्ड बैक्टीरियल। बैक्टीरियल डिजीजेज। फोर्थ है स्पाइरोकीटल। फिफ्थ प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन डिजीजेज। सिक्स फंगल, फंगल डिजीजेज। सेवंथ है हेलमिंथ डिजीजेज।
ट्वेल्थ क्लास ध्यान से देखिए आप। अब मैंने जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर अलग अलग डिजीजेज हैं, जैसे कि वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीजेज में मम्स है, चिकन पॉक्स है, एड्स है, तो ये वायरल डिजीजेज हैं। सेकंड लेते हैं रिकेट्सियल डिजीजेज। जो रिकेट्सिया है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया ही है, जैसे कि टाइफस फीवर है, ट्रेंच फीवर है, तो ये रिकेट्सियल डिजीजेज में आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरियल डिजीजेज। बैक्टीरियल डिजीजेज में जैसे कि टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये बैक्टीरियल डिजीजेज के एग्जांपल हैं। दे आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेते हैं स्पाइरोकीटल। स्पाइरोकीटल भी जो स्पाइरल स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो इन्हें तो ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम स्पाइरोकीटल डिजीजेज कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोजोअन। जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है उनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम प्रोटोजोअन डिजीजेज कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फंगल डिजीजेज। फंगाई के द्वारा जो स्किन इंफेक्शन होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फंगल डिजीजेज कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं, जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं और जो एस्टे हेलमिंथीज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स, वो भी डिजीजेज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उन बीमारियों को हम हेलमिंथ डिजीज कहते हैं, जैसे कि एलिफेंटाइटिस है, एस्केरियासिस है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलमिंथ डिजीजेज। ओके, अब बच्चों मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूं, आप चाहें तो नोट भी कर लें साथ साथ में। मैं आपको अब हर ऑर्गेनिज्म के कुछ बीमारियां, कुछ डिजीजेज और उसका पर्टिकुलर पैथोजन कौन सा वो मैं लिस्ट में लिखवा रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको हायर क्लास में बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे कहीं तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस बीमारी का पैथोजन ये है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं वायरल डिजीजेज। Viral diseases and causative viruses। फटाफट से ये टॉपिक कवर करते हैं, रिमेनिंग टॉपिक फिर कल की क्लास में करेंगे। फर्स्ट बीमारी है बच्चों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इंफेक्शन है, वायरल डिजीज है, इसे हम फ्लू भी कहते हैं। और वायरस का नाम है, रट लें आप, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस। ओके बच्चों, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है वो एक वायरल डिजीज है और जो कि ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होती है। सेकेंड लेते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होती है बच्चों वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से। वेरिसेला जोस्टर। ओके, थर्ड लेते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ओके, फोर्थ है मीजल्स, रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस। फिफ्थ लेते हैं रेबीज, रेबीज में है बच्चों लीजा वायरस, लीजा वायरस। फिर लेते हैं सिक्स मम्प्स, मम्प्स में है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। बस दो और हैं बच्चों,
एक तो है एड्स, एड्स का है HIV, और एक है डेंगू। डेंगू का है डेंगू वायरस। एक्चुअल में बच्चों वायरस जो है ना, आपको पता है ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये इनर्ट पार्टिकल्स हैं। और इनमें भी स्पेशली जो आरएनए वायरस, जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन थोड़े थोड़े टाइम से होता ही रहता है। तो वायरसेस हमेशा दे कीप म्यूटेटिंग, वो हमेशा म्यूटेटिंग करते रहते हैं, म्यूटेशन करते रहते हैं, और बार बार उनमें नए चेंजेस आते रहते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी इनमें से कुछ एक वायरस पेंडेमिक कॉज कर देते हैं, महामारी ला देते हैं ना। तो ये बात है। डीएनए वायरस थोड़े स्टेबल होते हैं क्योंकि डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए वायरस हर 2 से 3 महीने में म्यूटेट होते हैं और एक नए फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फटाफट से 4 मिनट रह रहे हैं, जल्दी से कवर करते हैं। कुछ एक एग्जांपल है जो आगे आपको बेनिफिट देंगे। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, मीजल्स रूबियोला वायरस से होता है, रेबीज का पैथोजन है लीजा वायरस, मम्प्स का पैथोजन है पैरामिक्सो वायरस, एड्स का पैथोजन है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेंगू का पैथोजन है डेंगू वायरस। ओके बच्चों, कल के क्लास में हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की लिस्ट जो समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज कर दें। 12th क्लास किसी को कुछ पूछना है क्या?